Hello. I do hope now you can hear me clearly. Sorry, there was some disturbance on my side. Let's continue where we were. We were discussing government multiplier. Government multiplier डिस्कस करने के लिए हमने देखा कि गवर्नमेंट कैसे तीन तरह से इन्फ्लुएंस करती है फिस्कल वेरिएबल को, और वो तीन वेरिएबल्स थे change in government purchases, change in transfers and changes in the income tax. अगर हम चेंज परचेजेस हो रही है तो वो चेंज इन गवर्नमेंट परचेजेस विल इन टर्न इफेक्ट द इनकम लेवल, और गवर्नमेंट परचेजेस के अंदर चेंज कितना इफेक्ट करेगा इनकम लेवल, दिस इज एक्सप्लेन्ड इनकम लेवल कितना मतलब बढ़ रहा है या कम हो रहे के अंदर जो मल्टीपल फोर्स के अंदर इंक्रीज कर रहे थे इनकम को। तो नाउ गवर्नमेंट मल्टीप्लायर के अंदर भी यही है कि गवर्नमेंट मल्टीप्लायर विल इंक्रीज मल्टीपल फोल्ड्स ऑफ इनकम। गवर्नमेंट के अंदर अगर परचेजेस गवर्नमेंट की इंक्रीज हुई है तो उसकी वजह से मल्टीप्लायर जो चेंज होगा, चेंज इन y इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस and 1 minus t. This is the multiplier formula. Now we can see in the government multiplier की इस डायग्राम के अंदर कि AD जो है वो इंक्रीज हो गया A डैश पर। अगर A डैश तक इंक्रीज हो गया तो इक्विलिब्रियम लेवल हैज आल्सो इंक्रीज फ्रॉम E to E डैश। E to E dash इंक्रीज हुआ तो ये इंक्रीज जो है दिस इज द चेंज इन गवर्नमेंट परचेजेस, और which is denoted by 1/1 minus C 1 minus T. किसी जगह कहीं जगह C लिखा है, कहीं जगह B लिखा है, हो सकता है आपकी बुक्स में A भी लिखा हो and small a. All this means marginal propensity to consume. And this is also the same, अगर हमारी गवर्नमेंट परचेजेस कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे इनकम लेवल को, तो 1/1 minus C bracket 1 minus T. Now look at tax multiplier. टैक्स मल्टीप्लायर कैसे इन्फ्लुएंस करेगा? अगर हमारी इनकम के ऊपर टैक्सेस लगते हैं तो हमारी इनकम जो है कम हो जाती है। अगर टैक्स रेट बढ़ जाए तो इट विल फर्दर डिटोरिएट द लेवल ऑफ आवर इनकम। सिमिलरली अगर टैक्स रेट कम हो जाए तो हमारी इनकम बढ़ जाएगी। So now let us discuss the effect of decrease in the tax rate. अगर हमारा टैक्स रेट जो है कम हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि if the income level will increase then it will lead to corresponding increase in the aggregate level, or we can say that कि टैक्स का मल्टीप्लायर कम हो रहा है। यहाँ ऑलरेडी एग्रीगेट डिमांड के इक्वेशन में 1 minus t था, अब यहाँ पे which was already negative भी कम हो गया। E dash, ये E to E dash अंदर शिफ्ट हुआ तो इक्विलिब्रियम लेवल मूव्ड फ्रॉम E to E dash, resulting to increase in income or the output level. Equilibrium level of income is Y dash. To calculate the change in equilibrium income, we calculate the change in income to the change in aggregate demand. The change in aggregate demand has two components. First, the change in spending at the initial level of income that arises from tax cut. This part equals to marginal propensity to consume out of disposable income. The change in the disposable income due to the tax cut. The second component is the change in the aggregate demand, is the induced spending because the higher income. This is now evaluated at the new tax rate and the value is therefore is. अब हम देखते हैं यहाँ पे इफेक्ट क्या करेगा। चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू माइनस सी वाई चेंज इन टैक्सेस प्लस सी 1 minus t और चेंज इन मनी। इसके अंदर कैलकुलेट करने के बाद हमारा आ रहा है y is equals to c upon y0 1/1 minus c 1 minus t into t dash। अगर इसको सिंपल तरह से कैलकुलेट करना है तो ये वाला फॉर्मूला जो था पीछे सिर्फ 1 को माइनस कर दो, 1 को माइनस करोगे दैट इज 1/1 minus c 1 minus t, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। और देखिए नेगेटिव क्यों आ रहा है,
So this is quite simple कि टैक्स मल्टीप्लायर कैसे है. टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ये है कि कैसे इन्फ्लुएंस करेगा इनकम लेवल को. तो चेंज इन इनकम कितने परसेंट से इंक्रीज होगी, c अपॉन y डिवाइडेड बाय 1 अपॉन c, 1 माइनस t डैश. This is what the tax multiplier is. सिंपल तरह से कैलकुलेट करना है तो ये गवर्नमेंट मल्टीप्लाई के अंदर से 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस c 1 माइनस t कर दोगे तो उसमें भी आ जाएगा. पर उसमें सिर्फ इतना आएगा, टैक्सेस मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगे अगर टोटल फॉर्मूला पूरा निकालना है तो. 1 माइनस करने से हमारा ये आएगा माइनस c अपॉन y अपॉन 1 माइनस c 1 माइनस t डैश. So I do hope this is clear. Now let us revise once. हमने डिस्कस किया एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट डिमांड spending and net export. Aggregate demand का formula हुआ C plus I plus D plus net exports. Aggregate supply हुआ total value of goods and services produced in an economy. It is also known as total output, which is represented by Y. Equilibrium level दो केसेस है जहाँ पे AD equals to इन्वेस्टमेंट होगा. अगर कोई भी डिसबैलेंस होगा इकोनॉमी के अंदर तो इन्वेंट्री इक्विलिब्रियम लेवल मेंटेन रहेगा ई. और इन्वेस्टमेंट में भी ऐसा है, अगर इन्वेस्टमेंट हम ज्यादा कर रहे हैं एज कम्पेयर टू सेविंग्स तो मतलब कि डिमांड जो है ज्यादा है एज कम्पेयर टू सप्लाई. अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई से तो प्राइस लेवल विल राइज. एंड सिमिलरली अगर हम सेव ज्यादा कर रहे हैं एज कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट तो हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड. अगर सप्लाई ज्यादा है डिमांड से तो प्राइस लेवल विल फॉल बिकॉज इन्वेंट्रीज इज ऑलरेडी फुल ऑफ स्टॉक्स. Just look what is consumption function. Consumption function में हम दो indicators देखे थे, that is autonomous consumption, induced consumption. Autonomous consumption, side of the fact when income is zero, the consumption level will play. As the income level spikes up, it leads to more increase in the consumption, but consumption will not be more than income. Once it crosses break-even point, you can see Y is quite above and C is quite below after the break-even point. Before the break-even point, C ज़्यादा है as compared to Y because at this point income है ही नहीं and consumption सिर्फ है तो इस पे autonomous consumption. और अगर हमने MPC और MPC और APC देखा है और इसकी प्रॉपर्टीज भी देखी थी कि APC plus API is equals to 1, MPC plus MPS is equals to 1. Saving function के अंदर वही हुआ कि income is either consumed or is saved, or the income which is not consumed is calculated as saved. तो saving का formula हुआ savings is equals to minus by और S is equals to minus C dash plus 1 minus by. और 1 माइनस बी जो हुआ वो हमारा एमपीएस है और इसके अंदर एपीएस लिखा है दैट इज सेविंग्स टू इनकम. यहाँ पे ये वाले चैप्टर के अंदर डायग्राम्स बनाने बहुत जरूरी हैं. दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू डायग्राम थ्रू आउट द स्लाइड्स. इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन्वेस्टमेंट भी दो तरह की हुई, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट या इंड्यूस इन्वेस्टमेंट. अगर हमारी इंड्यूसमेंट है इट इज रिलेटेड टू द इनकम लेवल और द रेट ऑफ इंटरेस्ट. अगर ऑटोनॉमस है देन इट इज नॉट रिलेटेड. और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी और इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मींस कम हो रहा है बिकॉज फर्म्स आर नॉट स्पेक्युलेटिव मच और द वंस which are holding cash, they are not speculating. If the interest rate is swell, they'll prefer to invest it in their safe bonds. अगर interest rate बढ़ गया तो उनको profitability के chances ज़्यादा है, so they will speculate their money. और speculative bond market, security market, goals purchase, what is investment function is. Now let us talk about aggregate demand. ये हम इसलिए calculate कर रहे हैं ताकि हम देखें अगर एक भी फैक्टर हाउ विल इट इफेक्ट इनकम लेवल. तो एग्रीगेट डिमांड के अंदर हमने गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स को नहीं लिया और इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंड्यूस नहीं ली लिए. तो AD इक्वल्स टू C प्लस आई. C का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू A प्लस B बाय और इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो Y आ गया इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस B
which is A. How is affected by income? How is investment affected by income? If the investment spikes up, your investment is increased, it leads to multiple increase in the income and corresponding increase in the consumption level as well. And it is depending on the level of what is MPC is. Multiplier of formula हुआ change in income divided by change in investment. That is कि कितनी investment बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ेगी. इसके ऊपर काफी बार न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कि कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई कैलकुलेट करने के लिए कभी हमको चेंज इन वाई दिया होता है या एमपीसी दिया होता है. अगर कुछ भी दिया हो तो हम उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं. अगर सपोज एमपीसी हमको दिया है 75%, 75% का मतलब हुआ 0.75. तो 1 माइनस 0.75 करेंगे तो कितना हुआ 0.25. अब 1 को डिवाइड करेंगे 0.25 विल गेट 4. तो मल्टीप्लायर इसमें आ गया 4. And similarly, अगर हमारे पास change in y और change in I दिया है तो we can easily calculate what is multiplier is. और it is look government sector, government कैसे influence करेगा income level को? How will the income will generate through the government purchases, taxes और transfers. ट्रांसफर्स और परचेजेस में दोनों तरह से सेम लेवल पर ही इंक्रीज होगा. जैसे हम यहाँ पे परचेजेस क्या देख रहे हैं, डिस्पोजेबल इनकम और इनकम लेवल अलग अलग होती है. डिस्पोजेबल इनकम के अंदर हमारी इनकम में से टैक्सेस माइनस हो चुके होते हैं और ट्रांसफर प्लस हो चुके होते हैं. तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग. इसको हम आगे फर्दर कैलकुलेट करके देखेंगे. तो एंड के अंदर हमारे पास आएगा y इज इक्वल्स टू a डैश डिवाइडेड बाय 1 माइनस c 1 माइनस c. गवर्नमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला निकल के आ गया 1/1 माइनस c 1 माइनस t. दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट मल्टीप्लायर इज. गवर्नमेंट अलग तरह से और इन्फ्लुएंस करती है इनकम लेवल को. कैसे चेंज इन गवर्नमेंट ये changes in income taxes. अगर उसने गवर्नमेंट ने इनकम टैक्सेस को कम कर दिया देन वी कैन इजीली सी कि टैक्स मल्टीप्लायर का क्या इफेक्ट होगा. गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दिए देन एग्रीगेट डिमांड को विल शिफ्ट अपवर्ड्स और उसका स्लोप चेंज हो जाएगा और इक्विलिब्रियम लेवल इज शिफ्टिंग फ्रॉम ई टू ई डैश. एज अ रिजल्ट द आउटपुट लेवल इज एक्सपेंडिंग. और ये आउटपुट लेवल कितना एक्सपैंड करेगा? इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ the numerical the equation which we have solved. और कितना इफेक्ट करेगा? change in y is equals to minus c और y0 divided by 1 minus c 1 minus t dash into change in taxes. और अगर इसको easy तरह से कैलकुलेट करना है तो ये वाली पीछे वाली इक्वेशन में से 1 माइनस कर दो. Now let us look about what is IS curve. IS curve वही है जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और स्लाइड्स भी वही है, वर्ड्स भी वही कोड की है. बस मुझे इसके अंदर एक्सप्लेन न्यूमेरिकल एप्लीकेशन एक्सप्लेन करनी थी. IS curve shows the combination of income and interest rate such that AD is equals to national output. IS कर्व हमको वो सारे कॉम्बिनेशंस बताएगा जहाँ पे इनकम और इंटरेस्ट रेट एग्जिस्ट करेंगे बट जिस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड और नेशनल प्रोडक्ट इक्वल होंगे. IS curve is downward sloping curve. When interest rate falls, investment demand increases with effects consumption and national income. There exists inverse relationship between rate of interest and income. Commodity market clear at I is equals to S. अब हम देखते हैं AD को 3 सेकंड मॉडल के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि C प्लस I प्लस D हम नेट एक्सपर्ट्स नहीं ले रहे. या अभी हमने पीछे भी देखा था कि यहाँ पे ट्रांसफर्स आ गए प्लस C ब्रैकेट 1 माइनस T Y प्लस I डैश माइनस BI प्लस G. ये चीज मेरे को बतानी थी कि इन्वेस्टमेंट का जो फंक्शन होता है, इन्वेस्टमेंट का फंक्शन होता है I माइनस B स्मॉल I. I हुआ, I dash हुआ autonomous investment which is not affected by income and rate of interest minus BI. I small का मतलब हुआ rate of interest. Rate of interest बढ़ेगा तो investment कम होती है, इसलिए इसके बीच में माइनस का साइन है because this is negatively related to investment function. तो अब हमने I की जगह पे पुट किया है I dash माइनस BI. बहुत देर से autonomous ले रहे थे ना, अब हमने induce भी डाल दिया इसके अंदर. तो इंड्यूस डालने के लिए हमने क्या किया I डैश माइनस BI और
सी डैश का तो वही फॉर्मूला पहले से ही जो चल रहा था, वही 1 माइनस ट्रांसफर्स करे थे और माइनस टैक्सेस करे थे, ट्रांसफर्स को हमने बाहर लिख लिया, तो प्लस सी ब्रैकेट 1 माइनस टी इंटू वाई एस आई डैश माइनस बी आई प्लस जी डैश। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एंड में आंसर्स आया ए डैश जो हुआ उसके अंदर हम एक्सोजेनस वेरिएबल को इंक्लूड कर लेंगे which is included in transfers and investment and government spendings। अब उसको कैलकुलेट करने के बाद आ गया y माइनस बी आई, ये हो गया हमारा एडी कर्व। तो अगर हमको अंदर इक्विलिब्रियम लेवल कब एग्जिस्ट करेगा, जब AD इक्वल्स टू y होगा। हम यहाँ पे y भी देख पा रहे कि a डैश प्लस c डैश y इज माइनस बी आई। इसको अगर हम कैलकुलेट करें देन विल गेट व्हाट इज द आईएस कर्व की इक्वेशन। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं कि हमारी कंजम्पशन लेवल ये है, टैक्सेस ये है, इन्वेस्टमेंट ये है, इंटरेस्ट रेट ये है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इतनी है, तो हम इसके अकॉर्डिंग एग्रीगेट डिमांड और इनकम लेवल को कैलकुलेट कर लेंगे। इस लेवल पे हमारी इंटरेस्ट रेट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो ये हमारा मतलब ये सॉल्व करने के बाद वो आएगी इंटरेस्ट रेट और इनकम की फॉर्म में। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे आईएस कर्व हम बात कर रहे हैं गुड्स मार्केट के अंदर। आईएस कर्व हमको बताते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट सच दैट एडी इज इक्वल्स टू नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पे इक्वेशन के अंदर भी हमने AD इक्वल्स टू y किया है और y इक्वल ही आया है ऑटोनॉमस स्पेंडिंग प्लस c डैश y माइनस बी आई। और इस कर्व के दो फंक्शन से इन्फ्लुएंस होता है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन और सेविंग्स फंक्शन। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट जो है नेगेटिवली रिलेटेड टू होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, और ऐसे ही सेविंग फंक्शन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू रेट ऑफ इनकम। अगर हमारा इंटरेस्ट रेट कम होता गया और इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ती गई तो कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारी सेविंग्स भी जो है वो भी इंक्रीज होती जाएंगी, व्हिच फर्दर लीड्स गिव्स अस द हाईएस्ट कर्व व्हिच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। If the rate of interest falls, the investment increases. If the investment increases, the income increases through the multiplier. Y has to increase, that is income has to increase to ensure that sufficient savings is generated at the new level of investment. So there is inverse relationship between rate of interest and income. I hope this is clear. एक बार दोबारा देख लेते हैं जो न्यूमेरिकल सेक्टर मॉडल लिया था AD इक्वल्स टू C प्लस I प्लस D। I के केस के अंदर हमने जो कहते हैं इन्वेस्टमेंट का जो हमने फंक्शन लिया है, इन्वेस्टमेंट का फंक्शन हुआ I डैश माइनस बी आई। I डैश का मतलब हुआ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट माइनस बी आई का मतलब स्मॉल i का मतलब हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट रिलेटेड टू इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट जो है कम हो रही है वो किसकी वजह से होगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बढ़ गया है, लोगों ने पैसा कहीं और लगाना शुरू कर दिया, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन द मार्केट, दे आर स्पेकुलेटिंग देयर मनी। सो अब हमने AD के थ्रू y के इक्वल रखे, हमारे पास इक्वेशन आ गई A डैश प्लस C डैश y माइनस बी आई इक्वल्स टू y। ये हमारी IS कर्व की इक्वेशन है, व्हिच इज वेरी क्रूशियल फॉर कैलकुलेटिंग न्यूमेरिकल्स। IS कर्व हमने दो फंक्शन क्यों देखा है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, सेविंग फंक्शन। ये दो फंक्शन को अगर हम प्लॉट करें तो हमारे पास IS डाउन स्लोपिंग आ गया। डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए आया क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा नेगेटिवली रिलेटेड टू इनकम है। नेगेटिवली रिलेटेड टू इनकम कैसे है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फंक्शन कहता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट लेवल कम हो जाएगा, और अगर इन्वेस्टमेंट लेवल कम हो गया तो सेविंग लेवल भी कम हो जाएगा, और अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ गई तो सेविंग भी बढ़ जाएगी। इस कर्व के अंदर हमने बढ़ाई हुई है सेविंग्स, क्योंकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है। अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है और सेविंग्स बढ़ रही है तो कॉरेस्पॉन्डिंगली IS कर्व भी फॉलिंग है। If the rate of interest falls, the investment increases. If the investment increases, the income increases through the multiplier. Income has to increase to ensure that sufficient saving is generated to balance the new level of investment. So there is an inverse relationship between rate of interest and income. अब factors determine करते हैं IS के slope को। IS के स्लोप को फैक्टर्स जो डिटरमाइन करेंगे, दो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट इलास्टिक कितनी है इन्वेस्टमेंट। अगर इंटरेस्ट कम हो रहा है तो हाउ मच द इन्वेस्टमेंट इज अफेक्टेड, ज्यादा हो रही है या कम हो रही है। इफ द इंटरेस्ट
is perfectly elastic with investment. So a small drop in rate of interest will lead to large increase in investment and correspondingly larger increase in income. और दूसरा फैक्टर जो इन्फ्लुएंस कर रहा है IS कर्व को वो है MPS. MPS is the slope of savings curve या फिर to consume. Slope of the IS curve also depends upon saving function whose slope is MPS. The higher the MPS, the steeper will be the IS curve. Steeper का मैंने पहले ही बताया था. Steeper means और this means flatter. Steeper means this. तो जितना ज़्यादा MPS बढ़ते जाएगा, IS curve का slope increase होते जाएगा. अब हम बात करते हैं LM कर्व की. LM कर्व, अभी हमने नीचे बात करी थी IS कर्व की. IS कर्व जो थी वो गुड मार्केट के अंदर थी और LM कर्व जो है वो है मनी मार्केट के अंदर. LM कर्व जो इन्फ्लुएंस करती है उसके अंदर मैंने बताया था 2 दिन से कि जो मनी डिमांड है वो 3 ट्रांजैक्टरी मोटिव पे डिपेंडेंट होती है. प्रिकॉशनरी मोटिव, ट्रांजैक्टिव मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव. आई होप दिस इज क्लियर. अगर ट्रांजैक्टिव मोटिव पे डिपेंडेंट होती है तो अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम ट्रांजैक्शन भी ज्यादा करेंगे. प्रिकॉशनरी मोटिव पे कुछ डिपेंडेंट नहीं होता क्योंकि हम इनकम वैसे ही सेव कर रहे हैं फॉर मीटिंग कंटिजेंसीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. और स्पेकुलेटिव जो है वो किससे रिलेटेड है? रेट ऑफ इंटरेस्ट से. अगर स्पेकुलेटिव रेट ऑफ से रिलेटेड है तो हम बोल सकते हैं डिमांड ऑफ मनी इज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ L which is income and rate of interest. इनकम से पॉजिटिवली रिलेटेड हुआ कि अगर इनकम बढ़ेगी तो हम ट्रांजैक्शन ज्यादा करेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम हुआ तो हम इन्वेस्टमेंट कम करेंगे. तो rate of interest से negatively relate हुआ. Now look at the formula on the right hand side. L equals to I K Y minus H I. K और H जो है वो coefficients हैं. तो coefficients के ऊपर इतना ध्यान मत दो, बस ये याद रखो कि Y प्लस में है और I माइनस में. तो L equals to Y minus I. और इसको इक्वेशन में प्लॉट करना था इसलिए हमने K और H के फैक्टर्स लिए. अब मनी डिमांड का ये फॉर न्यूमेरिक मतलब इक्वेशन आ गई कि L is equals to KY minus HI. Y क्यों आया? क्योंकि Y जो है इनकम जो है डिपेंडेंट है अपॉन ट्रांजैक्टरी मोटिव. अगर हमारी इनकम इंक्रीज कर गई तो हम ट्रांजैक्शन ज्यादा करेंगे. स्पेकुलेटिव मोटिव डिपेंडेंस है रेट ऑफ इंटरेस्ट. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो हम इन्वेस्टमेंट कम करेंगे. अब हमारी इक्वेशन ऐसी होगी कि मनी मार्केट के अंदर मनी डिमांड इक्वल्स टू मनी सप्लाई होना चाहिए. अगर हमारा मनी डिमांड इक्वल्स टू मनी सप्लाई है तो मनी सप्लाई जो है वो रियल प्राइस लेवल, जैसे मैंने बताया था रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी होता है नॉर्मल, हमको जीडीपी लेवल बताता है और जो हमारा वो है रियल जीडीपी जो है इट इज एडजस्टेड फॉर द प्राइस लेवल. तो हमको वो प्राइस लेवल एडजस्ट करके बताता है. नाउ अगर हम मनी सप्लाई को डिवाइड कर देंगे प्राइस लेवल से, ये हमारा हो गया रियल बैलेंस. नाउ मनी डिमांड को इक्वल करना है मनी सप्लाई के, तो हमारी इक्वेशन वही होगी M by P equals to KY minus HI. इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमारी इक्वेशन आ गई I equals to 1 minus H K और KY minus MP. अब ये 2 इक्वेशंस आ गई. LM कर्व की इक्वेशन आ गई और IS कर्व की इक्वेशन आ गई. दोनों इक्वेशन जो थी I और Y के इन्फ्लुएंस में, मतलब I और Y जो थे वही फैक्टर्स थे. इसके अंदर भी CY है और माइनस BI है और इसके अंदर भी I है. अभी I की वैल्यू अगर हम अंदर पढ़ देंगे तो हमारे पास टोटल आउटपुट कितना इनकर हो रहा है इकोनॉमी के अंदर उसका आंसर आ जाएगा. LM कर्व हम देख सकते हैं कि अगर मनी डिमांड जो है बढ़ती जाएगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारा LM कर्व जो है इट इज पॉजिटिवली स्लोप. LM कर्व जो है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग LM कर्व की स्लोप. अगर हायर लेवल ऑफ इनकम है डिमांड कर्व फॉर द मनी विल बी हायर. और सेकंड फैक्टर बोलता है स्लोप ऑफ LM curve elastic or responsiveness for demand changes with respect to interest rate. Lower the elasticity for speculative motive with respect to changes in rate of interest, the steeper will be the LM curve. Interest elastic जितना कम होगा उतना ज़्यादा steeper होगा. On the other hand, अगर elasticity ज़्यादा होगी तो rate of interest will be high and LM curve will be flatter or less steeper. So I do hope this is clear. एक बार दोबारा देख लो.
इक्वेशंस। एडी के इक्वेशन हमने 3 सेक्टर मॉडल लिया था, इसलिए C प्लस आई था प्लस D, और इसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट का फंक्शन पुट किया है। इन्वेस्टमेंट का फंक्शन होता है I माइनस B स्मॉल i इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई डैश का मतलब हुआ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट माइनस बी आई का मतलब हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम इस को इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है a डैश प्लस c डैश y माइनस b i इक्वल्स टू y। दिस इज द IS कर्व। और LM कर्व के अंदर हम मनी मार्केट की बात कर रहे हैं। मनी डिमांड भी इक्वल्स टू मनी सप्लाई। अगर मनी डिमांड कैसे होती है, मनी डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 3 फैक्टर्स, ट्रांजैक्टिव मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव एंड प्रिकॉशनरी मोटिव। ट्रांजैक्टिव मोटिव इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम लेवल। अगर हम इनकम ज़्यादा बढ़ जाएगी तो विल डू मोर ट्रांजैक्शंस। सो देयरफॉर मनी डिमांड का जो फर्स्ट वेरिएबल हुआ L के साथ वो है Y। स्पेकुलेटिव मोटिव कर रहे हैं तो स्पेकुलेटिव मोटिव किसके ऊपर डिपेंडेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो हम इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है तो हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे। इट इज नेगेटिवली रिलेटेड। सो मनी डिमांड के अंदर एल का फंक्शन हुआ वाई विच इज पॉजिटिवली रिलेटेड, आर नेगेटिवली रिलेटेड। अब इसकी हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, L इज इक्वल्स टू के वाई माइनस एच आई, जिसके अंदर y पॉजिटिवली रिलेटेड है और I नेगेटिवली रिलेटेड है। I नेगेटिवली रिलेटेड है इसलिए नेगेटिव का साइन है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के अंदर भी नेगेटिव का साइन था ना, I डैश माइनस b स्मॉल i, तो ऐसे इसके अंदर भी नेगेटिव का साइन है बिकॉज इट्स नेगेटिवली रिलेटेड। तो मनी डिमांड इक्वल्स टू मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई क्या होता है, मनी सप्लाई इज डिनोटेड बाय M, बट M को हम प्राइस लेवल के साथ एडजस्ट कर रहे हैं इसलिए हम M अपॉन P लिखेंगे बिकॉज इट अफेक्ट्स रियल बैलेंस। और अगर हम इसके इक्वल रख के हम इक्वेशन को सॉल्व करें देन विल गेट I। बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं वो सब कोएफिशिएंट्स हैं। जो हमारी इक्वेशन आई है वो I और y की वेरिएबल की फॉर्म में। जब हमारा न्यूमेरिकल आता है तो उसमें हमको h की वैल्यू दी होती है, k की वैल्यू दी होती है, मनी सप्लाई की वैल्यू दी होती है और प्राइस लेवल की वैल्यू दे रखी होती है। एंड में हमको निकालना क्या होता है, इन्वेस्टमेंट और इनकम। और सिमिलरली इसके अंदर भी हमको यहाँ पे सारी चीजों की वैल्यूज दी होगी। व्हेन विल सॉल्व इट न्यूमेरिकली जो हमारा आंसर हमें निकालना है वो है इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो आई डू होप दिस इज क्लियर। Now I'll be taking break for 2 minutes. At that time, you can post your question